जय हिंद साथियों, 50 डेज चैलेंज का आज 6th डे और दिन की शुरुआत फिर से मोटिवेशनल पोएम के एक स्टैंजा के साथ। पोएम है डोंट क्विट और इस पोएम का आज 3rd स्टैंजा देखते हैं क्योंकि 1st एंड 2nd स्टैंजा हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। डोंट क्विट 3rd स्टैंजा है तो सिर्फ 4 लाइनों का, परंतु ये 4 लाइन ही अपने अंदर मोटिवेशन के समंदर को समेटे हुए वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनिएगा कि often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup and he learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown। तो आज हम और आप साथ मिलकर देखने वाले हैं प्रोनाउन, सर्वनाम 6th डे पे। आज का टॉपिक प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम। प्रोनाउन इस वर्ड को अगर गौर से देखें तो बड़ी आसानी से हम देख पाते हैं कि जैसे मानो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड नाउन। नाउन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। एक कुछ लोग होते हैं एक्टिव, कुछ उससे भी आगे बढ़कर होते हैं और कहलाते हैं प्रोएक्टिव। तो जैसे मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर का एक लेटेस्ट वर्जन आता है, अपडेटेड वर्जन आता है, उसी तरीके से हम अपने वे में समझ सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट अपनी समझ के लिए हम समझ सकते हैं कि प्रोनाउन जो है नाउन का लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। Pronoun is a word used in place of noun। बहुत सारे सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा नहीं होता है जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रोनाउन से क्वेश्चंस ना आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्रोनाउन। Pronoun is a word used in place of noun। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सत्यम is a smart boy। और दूसरा देखते हैं कि समृद्धि is an intelligent girl। संज्ञा देखते हैं, सत्यम नाउन, बॉय नाउन, समृद्धि नाउन, गर्ल नाउन। अगर रिप्लेस करने की बात हो, अगर सत्यम को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना हो तो प्रोनाउन जो इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा ही। अगर समृद्धि को रिप्लेस करना हो प्रोनाउन से तो यहां पे हो जाएगा शी। और एक सेंटेंस और अगर मैं ऐसे लिखूं कि आई टीच सत्यम एंड समृद्धि। नाउन यहां पे सत्यम एंड समृद्धि। अगर इसे रिप्लेस करना हो प्रोनाउन से तो हो जाएगा आई टीच देम। तो शुरू हो गया है प्रोनाउन। अब सवाल यहां पे ये आता है कि एक संज्ञा को सर्वनाम से रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? Why is it required to replace a noun with a pronoun? और जब हम रिप्लेस करते हैं तो किन किन मोटी बातों का ध्यान रखना होता है? तो इसका ये है कि एक संज्ञा को सर्वनाम से इसलिए रिप्लेस करते हैं कि एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल होने से वो जो लिखावट है, जो बोलने का जो शैली है, जो स्पीच है, बड़ा क्लमजी, बड़ा भद्दा, बड़ा कम्बरसम साउंड करता है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं
सपोज कीजिए अगर हम आप मिलकर अगर सचिन तेंदुलकर के ऊपर बायोग्राफी लिखने वाले हैं, तो बार बार सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर का इस्तेमाल हमें करना होगा, क्योंकि बायोग्राफी तो सचिन तेंदुलकर के बारे में ही है। तो बार बार सचिन तेंदुलकर के इस्तेमाल करने से वो जो लिखावट है, जो वो पीस ऑफ राइटिंग बनेगा, बड़ा क्लमजी लगेगा, बड़ा कम्बरसम लगेगा, बड़ा ऑड साउंड करेगा। इस बोरियत से बचने के लिए, ये क्लमजीनेस जो भद्दापन आ जाता है लिखावट और स्पीच में, उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक और बात है कि प्रोनाउन को जब हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर, तो ऐसे क्या हम किसी भी नाउन को किसी भी प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे, या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ज़रूर ध्यान रखना होता है। तो उन चीज़ों पे देखते हुए कि जब हम एक नाउन को जब प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, तो मोटे तौर पे हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, मोटे तौर पे हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसको देखते हुए एक सेंटेंस हम देखते हैं कि राघव एज अ स्टूडेंट आई टीच समृद्धि एंड स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। यहां पे राघव इसे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, यहां पर समृद्धि को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, और यहां पर स्टूडेंट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम ये समझने वाले हैं कि जब एक नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो किन किन मोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो हमें चेक करना होता है कि नाउन जो है उसका पर्सन कौन सा है, उसका नंबर कौन सा है, उसका जेंडर कौन सा है, और उसका केस कौन सा है। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जिस नाउन को हम रिप्लेस करने वाले हैं, उस नाउन का पर्सन्स को हम समझ लें, उस नाउन के नंबर को समझ लें, उस नाउन के जेंडर को समझ लें, और उस नाउन को केस को समझ लें, और फिर इसकी जगह हम लेके आते हैं प्रोनाउन। उस नाउन के प्रोनाउन भी उसी पर्सन्स का होना चाहिए, उसी नंबर का होना चाहिए, उसी जेंडर का होना चाहिए, और उसी केस का होना चाहिए। ये कंपैटिबिलिटी जो है सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ लेते हैं, यहाँ पे राघव जो है थर्ड पर्सन है, पर्सन हो गया थर्ड पर्सन, नंबर हो गया सिंगुलर, जेंडर हो गया मैस्कुलिन, और केस हो गया नॉमिनेटिव केस। तो ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, नॉमिनेटिव केस है और मैस्कुलिन जेंडर है? तो हो गया ही। ये तो ही से रिप्लेस हो गया, क्योंकि राघव और ही का नंबर, पर्सन, जेंडर, केस दोनों सेम है। फिर से समृद्धि की बात कर लें। समृद्धि को प्रोनाउन से रिप्लेस करना है तो यहाँ चेक करना है कि समृद्धि का पर्सन्स क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है, केस क्या है। तो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है ना, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा हर, क्योंकि हर भी थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्टूडेंट पर्सन है थर्ड पर्सन, नंबर हो गया प्लूरल, और जेंडर हो गया कॉमन, और केस हो गया नॉमिनेटिव। तो यहाँ पे हो गया दे। और अगर एक सेंटेंस और लिखते हैं कि आई टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर यहां पे आ जाए तो ये स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट्स में फर्क ये है कि ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी कॉमन जेंडर, ये भी कॉमन जेंडर। बट फर्क क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस ये कर्ता कारक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ये कर्म कारक। इसको रिप्लेस करेंगे हम तो आ जाएगा देम। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि जब एक हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो ये ज़रूर हम देख लें कि जिस नाउन को हम रिप्लेस करें उसका नंबर क्या है, पर्सन्स क्या है, जेंडर क्या है और केस क्या है, क्योंकि उस नाउन के
जो प्रोनाउंस रिप्लेस करते हैं उस प्रोनाउन का भी वही नंबर, वही पर्सन, वही जेंडर, वही केस होना चाहिए। बहुत बेसिक छोटी बातें। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जरूर देख लेते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। द टोटल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने होते कोशिश देखते हैं। प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, देखते रहते हैं, नंबर्स को पहले नहीं देखा, स्टार्टिंग से देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कितने होते हैं। आई, मी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। वी, अस, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, कर्ता कारक कर्म कारक। यू का कर्म कारक जो यू ही रहता है। ही और हिम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर। शी, हर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर। इट का इट ही रहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर। और दे, देम। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, एक नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। कर्ता कारक कर्म कारक, एक का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह होगा और एक के इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये वी, अस, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। यू, यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ही, हिम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर। शी, हर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर। इट, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर। एंड दे, देम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो हमने देखा पहला पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन संबंध, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से अगर संबंध, उसका संबंध, उसका अधिकार, उसका ओनरशिप दिखाना होता है तो उस वक्त हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए होता है माइन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए माइन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए आर्स। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ अपोस्ट्रोफी ना लगा दें, ओ यू आर एस, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। सेकेंड पर्सन के लिए योर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ना लगाएं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए हिज, फेमिनिन जेंडर के लिए हर्स। न्यूटर जेंडर का नहीं होता है, न्यूटर जेंडर का नहीं होता है क्रॉस। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का देयर्स। ये दूसरा प्रोनाउन हम लोगों ने देख लिया, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, तो किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार को दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से माइन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर से आर्स, सेकंड पर्सन से योर्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर से हिज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर से हर्स। न्यूटर जेंडर का नहीं होता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर से देयर्स। तो दो प्रोनाउन हम लोगों ने देख लिया। तीसरा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द डेमोन्स्ट्रेट से हुआ है। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो क्लियरली, किसी चीज़ को इंकित करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दीज का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। ये दिस और दीज का इस्तेमाल होता है टू शो व्हाट इज एट हैंड नियरेस्ट टू द स्पीकर, स्पीकर के जो नज़दीक होता है। और दैट एंड दोज का इस्तेमाल होता है व्हाट इज ओवर देयर, एट अ डिस्टेंस, मोर रिमोट, फार्दर अवे, जो स्पीकर से दूरी पे होता है। हर प्रोनाउन अपने आप में
बहुत सारा डिटेल्स को लिए हुए, बट अभी तो हम सिर्फ प्रोनाउन का एक एक टाइप्स को हम देख रहे हैं, इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम बाद में इंडिविजुअली इस पे टाइम देकर हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ये बहुत सारे व्यक्तियों और वस्तुओं को दर्शाता है, बट एट ए टाइम एक एक करके। मतलब इनके दायरे में तो इन्होंने बहुत सारे पर्सन्स एंड थिंग्स को समेट लिया, बट उन सारे बहुत सारे पर्सन्स एंड थिंग्स को फिर एक एक इंडिविजुअली करके अटेंड करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हो जाते हैं ईच, एवरी, इधर, नीदर। ये चार प्रोनाउन हम लोगों ने देख लिए। एक और इसमें भी देख लेते हैं, पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नाम ही से पता चल रहा है कि इंडेफिनिट ऐसे इंडेफिनिट जो है व्यक्तियों एंड वस्तुओं के बारे में बात करेंगे जनरल, इन जनरल वे में, पर्टिकुलर वे में नहीं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हम जनरल वे में करते हैं, कोई पर्टिकुलर वे में नहीं करते, तो वो हो जाता है इंडेफिनिट, अनिश्चित। इसमें क्या क्या हो जाता है, जैसे वन का मतलब यहाँ पे नंबर नहीं है कि 1 2 3। 1 का मतलब कहते हैं कि हर इंसान को अपने वादे निभाने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वन शुड फुलफिल वंस प्रॉमिस। यहाँ पे 1 का मतलब 1 2 3 नहीं, यहाँ पे 1 का मतलब हर एक इंसान को, वन शुड फुलफिल वंस प्रॉमिस। और क्या क्या आता है, नन जो होता है नो वन का ही शॉर्ट फॉर्म है। और क्या हो जाता है, दे और ऑल और एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबडी, मेनी, फ्यू। ये सब इसीलिए क्योंकि ये किसी भी एक वर्ड से, ये जो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने लिखा, इसमें से किसी से एक कोई खास व्यक्ति को हम पॉइंट आउट नहीं कह सकते हैं। हम जनरल वन शुड फुलफिल वंस प्रॉमिस, नन कोई नहीं में कोई एक नाम का कोई बंदा नहीं होता। दे वे लोग में कोई एक नाम का इंसान नहीं है। ऑल सभी में कौन, कोई खास व्यक्ति तो है नहीं। एवरीबॉडी हर कोई, नोबडी, एनीबडी, मेनी बहुत सारे, फ्यू, इन सबको इंडेफिनिट प्रोनाउन की लिस्ट में रखा जाता है क्योंकि इन सब से कोई खास पर्सन्स या थिंग जो है हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, एक जनरल वे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन के 5 टाइप्स तो देख लिए। क्या क्या, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और 5 है प्रोनाउन। सब मिलाकर आज हम 10 देखने वाले हैं। 5 हम लोगों ने देख लिया और आगे 5 देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोनाउन है। नेक्स्ट 6th जो टाइप है उसको हम लोग देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव और 7th जो होता है एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक नाम अलग अलग हैं, बट इन दोनों के लिस्ट में सेम वर्ड, एक ही शब्द जो है वो रिफ्लेक्सिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और एम्फैटिक की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से माई सेल्फ। तो माई सेल्फ यहाँ पे ये दोनों हैं। माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, माई सेल्फ जो है एम्फैटिक भी हो सकता है। ये रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक होता है क्या, रिफ्लेक्सिव जब सब्जेक्ट जब करता कोई काम को करता है और उसका काम करने का असर वापस उसी पे रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न वापस आ जाए तो वहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट लगा लिया,
और इम्फैटिक माई सेल्फ इम्फैटिक तब हो जाएगा जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसकी अहमियत बढ़ जाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए, वो किसी की मदद लिए बिना काम को करे। जैसे आई माई सेल्फ डू ऑल माई वर्क, मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो हो जाएगा इम्फैटिक। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम टाइप्स को देखते हुए इसकी हर एक जो मेंबर्स हैं, इसको जो टाइप्स है उसको डिटेल्स में देखना समझना ज़रूरी है। अभी देख लेते हैं कि ये दोनों का इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव इम्फैटिक में हो सकता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है इसलिए आर सेल्स, जो सिंगुलर होगा उसमें SCLF, जो प्लूरल होगा उसका प्लूरल जो होता है सेल्स। सेकेंड पर्सन योर सेल्फ भी हो जाएगा और योर सेल्फ भी हो जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर एंड प्लूरल अभी मॉडर्न इंग्लिश में तो नहीं होता है, ओल्ड इंग्लिश में होता था। योर सेल्फ का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और प्लूरल के लिए भी हो सकता है। तो योर सेल्फ जब सिंगुलर हो, जब यू का इस्तेमाल सिंगुलर के सेंस में करेंगे तो हमारे पास योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव एंड इम्फैटिक प्रोनाउन है, जब प्लूरल की तरह इस्तेमाल करें तो योर सेल्फ है। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के लिए हमारे पास है हिमसेल्फ, फेमिनिन जेंडर के लिए है हमारे पास हरसेल्फ, और न्यूट्रल जेंडर के लिए हमारे पास इटसेल्फ, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए हमारे पास है देमसेल्व्स। तो हम लोगों ने 7 टाइप्स देख लिए। 8 में देख लेते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाउन से समझ में आता है कि ये प्रश्न पूछते हैं। इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन? हु, whom, whose। हु नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक, whom ऑब्जेक्टिव केस है और whose जो है पोजेसिव केस है। अगर प्रोनाउन से समझने की कोशिश करें तो who जो है he के बराबर है, whom जो है him के बराबर है और whose जो है his के बराबर है, और which और what, ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स सेम रहते हैं, यही वर्ड्स जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दो टाइप से फंक्शन करता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन तो है ही, और एक रिलेटिव रिलेट करता है, कनेक्टर्स के तौर पे काम करता है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है कनेक्टर के तौर पे भी काम करता है। और वर्ड्स कौन कौन से हैं? वही हैं जो इंटेरोगेटिव में, इसमें एक और जुड़ जाता है, क्या? सिर्फ दैट को जोड़ दें और बाकी जो है इंटेरोगेटिव में जो है वो सारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी आ जाते हैं। तो इस सारे इसमें भी आ जाएंगे। हु, whom, whose, which, what। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ही वर्ड जो रिलेटिव भी हो जाए इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि हु आर यू, तो यहां पे इंटेरोगेटिव हो गया। और अगर आप ये कहते हो कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी। देखिए यहां हु जो है इंटेरोगेटिव है और यहां पे हु जो है रिलेटिव है। रिलेटिव है, प्रोनाउन भी है और दो सेंटेंस को कनेक्ट किया, इसलिए ये कनेक्टर्स भी हो गया। और लास्ट हम देख लेते हैं प्रोनाउन का, होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में दो होते हैं, ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही वर्ड्स होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर के इस्तेमाल दो के लिए, इसका इस्तेमाल दो के लिए फॉर टू, और वन अनदर का इस्तेमाल फॉर मोर देन टू। तो ये हो गया हमारे पास प्रोनाउन के 10 टाइप्स। आज के इस लेक्चर्स में हम कोशिश करते हैं कि इसमें से एक दो प्रोनाउन की डिटेल्स में जाकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।
ज़्यादा तो नहीं, 1 2 3 जितना भी हो पाता है हम देखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देख लिया प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के टोटल टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स में कौन कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किस किस प्रोनाउन में होता है। इसके बाद इसके आगे जाते हुए ज़्यादा तो नहीं, आज हम 1 2 प्रोनाउन को ज़रूर देखते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे। आज मैं वैसे प्रोनाउन के टाइप्स को आज के वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा जो कि थोड़े से सिंपल, जिसको कम टाइम में समझा जा सके और उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसमें से देखने के समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा ये आसान और इसमें जो है इसको देखने की कोशिश करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है, लैटिन वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से लिया गया, इसका मतलब होता है टू शो क्लियरली, किसी चीज को बताता दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कितना, दिस दैट दीज दोज। समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक। दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक। यहाँ पे दिस और ये दैट। इसका इस्तेमाल, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि ये दिखा रहा टू शो समथिंग, इसका इस्तेमाल होता है टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर। टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर, इसका फंक्शन होता है सिर्फ टू पॉइंट आउट करना, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच दे रेफर। इसका इस्तेमाल होता है पॉइंट, दिस इज माई पेन, पेन को इंडिकेट करते हुए, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच दे रेफर, दैट इज योर बुक। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस का इस्तेमाल, दिस का इस्तेमाल कहां पे होता है वो भी समझ रहे हैं हम। दिस का इस्तेमाल होता है टू शो व्हाट इज एट हैंड या नियरेस्ट टू द स्पीकर। दिस का इस्तेमाल होता है व्हाट इज एट हैंड, जो हमारे नजदीक है, जो स्पीकर के समीप है, या नियरेस्ट टू द स्पीकर, जो स्पीकर के नजदीक है। और दैट का इस्तेमाल होता है व्हाट इज ओवर देयर, जो वहां पे है। व्हाट इज ओवर देयर, वहां पे है। फार्दर अवे, कुछ दूरी पे कह लें, या फिर मोर रिमोट, जो कि रिमोट में है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, उसके लिए दैट का इस्तेमाल होता है। और दिस का प्लूरल जो होता है दीज होता है, और दैट का प्लूरल जो होता है दोज होता है। ये समझ लिया हम लोगों ने। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लैटिन वर्ड से इसका उत्पत्ति हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट, जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली। दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स विच दे रेफर। और दिस का मतलब होता है मीनिंग कि व्हाट इज एट हैंड, जो कि हमारे नज़दीक होता है, हमारे समीप होता है, नियरेस्ट टू द स्पीकर। और दैट का मतलब होता है व्हाट इज ओवर देयर, जो वहाँ पे है, फार्दर अवे, कुछ दूरी पे, मोर रिमोट। और दिस का प्लूरल हो जाता है दीज, और दैट का प्लूरल हो जाता है दोज। यहाँ पर एक बात में और जो है मैं डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे ये प्रोनाउन, अगर ये सेंटेंस जो है दिस इज माई पेन, ये सेंटेंस को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस पेन इज माइन। देखिए, दिस
इज माई पेन को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन, बट यहां पर ये दिस जो है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये भी पॉइंट आउट कर रहा, बट ये हो गया एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन नहीं है। यहां पर दोनों में फर्क देखिए, दिस इज माई पेन, दिस के बाद वर्ब है यहां पे देखिए दिस पेन इज माइन, यहां पे दिस जो है ये नाउन के पहले आया है, तो यहां पे ये दिस जो है या एडजेक्टिव कह लें इसको या इसको डिटर्मिनर कह लें, यहां पे प्रोनाउन नहीं है ये। यहां पर माई जो है ये एडजेक्टिव है, बट यहां पे माइन जो है ये प्रोनाउन है। इसी सेंटेंस को फिर से देखिए, दैट इज योर बुक, इस सेंटेंस को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दैट बुक इज योर्स, बड़ा सिमिलर बन जाता है, मीनिंग भी वही है, बट कहीं ना कहीं इन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। यहाँ पे सेंटेंस था दैट इज योर बुक, यहाँ पे हो गया दैट बुक इज योर्स, यहाँ पे दैट है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, बट ये यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये डिटर्मिनस हो गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल नाउन के पहले हो गया, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये एडजेक्टिव हो गया या इसे डिटर्मिनर भी कह लें। उसी तरीके से ये यहाँ पे माइन प्रोनाउन है, यहाँ पे योर्स प्रोनाउन है, बट यहाँ पर ये माई जो है ये एडजेक्टिव है या डिटर्मिनस, और ये योर जो है ये भी एडजेक्टिव या डिटर्मिनस, क्योंकि डिटर्मिनस जो होता है वो उसका इस्तेमाल हमेशा ही नाउन के पहले होता है। किसी भी शब्द का डिटर्मिनस होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उसका इस्तेमाल नाउन के पहले होता है। माई जो है नाउन के पहले, पेन के पहले, इसलिए डिटर्मिनर है, बट यहाँ पे माइन जो है फुल स्टॉप, इसलिए प्रोनाउन हो गया। कैसे प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन। ये कैसा है? डिटर्मिनस, पोजेसिव डिटर्मिनस। यहाँ पे योर कैसा? पोजेसिव डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर पोजेसिव डिटर्मिनस, और यहाँ पे योर्स पोजेसिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ पे प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव हम डिटर्मिनस में भी स्टडी करते हैं, डिटर्मिनस में भी स्टडी करते हैं, या फिर हम उसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। नाम सेम है डेमोन्स्ट्रेटिव, और वर्ड्स भी यही सेम रहते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव पे बहुत बेसिक्स बातें हो गई। अब इसमें से देखते हैं कि कैसे सवाल आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी ओर देखते हुए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न उठ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इन जनरल एग्जाम्स में, कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चंस बनते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं कि दिस इज ही हु, दिस इज ही हु स्कोर्ड अ सेंचुरी in the match। ये सेंटेंस गॉड्स देखिए क्या है, सही है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि इट इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर मोहन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक और लिखने की कोशिश करते हैं, दिस इज 6 o'clock बाई माई वॉच, और ये भी देखते हैं कि दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट। चारों सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं इसमें चारों सेंटेंस में कुछ ना कुछ दिक्कत है, और ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। दिस इज ही हु स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द मैच, ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं लग रहा आपको? यहाँ पे दिस नहीं होगा, इट हो जाएगा। यहाँ पर जब दिस को इट से रिप्लेस करते तब ये सेंटेंस सही बना कि इट इज ही हु स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द मैच। देखिए ठीक से आप। दूसरा सेंटेंस है इट इज टू सर्टिफाई, ये सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पे इट नहीं होगा, यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाई, यहाँ पर दिस से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर मोहन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
ये भी सेंटेंस देखिए यहाँ पे, दिस इज 6 o'clock बाय माई वॉच। ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या होता है, इट इज 6 o'clock बाय माई वॉच, टाइम के लिए। और यहाँ पे देखिए, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट, ये भी सेंटेंस गलत है, इसको हमें करना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट। सेंटेंस लग रहा था, यहाँ पर दिस इज ही नहीं होगा, इट इज ही हु स्कोर्ड, इट इज टू सर्टिफाई नहीं होगा, दिस इज टू सर्टिफाई। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से ये पिकअप्स मैंने आए हुए क्वेश्चंस हैं। दिस इज 6 o'clock नहीं होगा, इट इज 6 o'clock माई वॉच। और दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट नहीं होगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस की ओर देखते हुए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनता है, जो अक्सर मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो ये होता है कि ये जो दिस, ये जो दैट है ना, और इसका प्लूरल जो होता है दोज, दैट एंड दोज आर यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इससे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। क्या है कि ये जो दैट है और इसका जो प्लूरल पार्ट है दोज, इसका इस्तेमाल सेंटेंस में जो नाउन प्रीसीडिंग्स, जो नाउन पहले जो आता है, उस नाउन के रिपीटेशंस को हम अवॉइड करते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट मी स्विच ऑन द लाइट, इट्स गेटिंग डार्क। तो ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर दैट एंड दोज का इस्तेमाल होता है, टू आर यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन। कैसे? अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला is as good as कश्मीर, ये सेंटेंस देखिए, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज कश्मीर। ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये सेंटेंस का मतलब कुछ ऐसा हो गया कि शिमला का जो क्लाइमेट है वो कश्मीर के क्लाइमेट के जैसा, कश्मीर के जैसा हो गया यहाँ पर। जबकि हमें ये कहना है कि जो है शिमला का जो क्लाइमेट है वो कश्मीर के क्लाइमेट के जैसा है। तो क्लाइमेट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल ना हो, क्लाइमेट वर्ड की रेपिटेशन ना हो, उस चीज़ को, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज दैट ऑफ। जब यहाँ पे हम दैट ऑफ लिखते हैं ना, तब ये सेंटेंस करेक्ट होता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज दैट ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे दैट का इस्तेमाल क्यों हुआ? यहाँ पे हमने अभी लिखा कि दैट एंड दोज का इस्तेमाल होता है कि टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। यहाँ पे क्लाइमेट वर्ड का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ दैट ऑफ लगा दिया। अदरवाइज क्लाइमेट लिखेंगे तो दैट ऑफ की जरूरत नहीं है, रिपीट को रोकने के लिए। और प्रोनाउन का काम ही है कि नाउन के रेपिटेशंस को रोकना, उसको रिपीट नहीं होने देना। तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। तो क्लाइमेट ऑफ को रिप्लेस करने के लिए यहां पे दैट ऑफ हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन बॉम्बे देन मुंबई। ये सेंटेंस गलत है। ऐसा गलत है क्योंकि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। दिल्ली की जो सड़कें हैं मुंबई से चौड़ी नहीं, मुंबई के सड़कों से चौड़ी है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग हो गया? द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ। यहाँ पे दोज ऑफ लगाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना सेंटेंस गलत है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं।
फिर क्या बन गया, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। क्यों दोज ऑफ नहीं लगाने, अगर नहीं लगाएंगे तो हमें रोड्स वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो इस तरीके से हो जाएगा, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ मुंबई। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि दैट एंड दोस का इस्तेमाल हम जो करेंगे वो नाउन जो पहले से आ रहा है, जो प्रीसीडिंग नाउन है, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन any other dramatist। कि दुनिया में और भी जितने ड्रामेटिस्ट हैं उन ड्रामेटिस्ट, ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, कि शेक्सपियर साहब का जो काम है, उनकी जो रचनाएं हैं, वो दुनिया के किसी भी दूसरे ड्रामेटिस्ट से ज़्यादा फेमस है। ये तो गलत हो गया। शेक्सपियर के रचना की तुलना दुनिया के बाकी ड्रामेटिस्ट से नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है? शेक्सपियर के रचना की तुलना दुनिया के बाकी जो ड्रामेटिस्ट हैं उनकी रचनाओं से हो रहा है। तो वर्क्स तो आया नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिसिंग हो गया? द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन, यहाँ पे दोज ऑफ लगाना ही पड़ेगा, तब सेंटेंस हमारा सही हुआ। नहीं तो यहाँ पे शेक्सपियर के रचनाओं का तुलना दुनिया के दूसरे ड्रामेटिस्ट से हो जाएगी, जबकि गलत हो गया। मीनिंग ये बन रहा है कि शेक्सपियर की रचनाओं की तुलना दुनिया के बाकी जो ड्रामेटिस्ट उनकी रचनाओं से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया कि दैट ऑन दोज का इस्तेमाल होता है आर यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि योर पेन इज better than that of mine। ये सेंटेंस देखिए, your pen is better than that of mine। तो यहाँ पे your pen is better than that of, यहाँ पे that of की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा कि your pen is better than mine। लिखने से सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा कि योर पेन इज बेटर देन माइन। दैट ऑफ माइन करने की जरूरत नहीं है। एक और देख लेते हैं कि माई बुक इज चीपर देन, माई पेन इज चीपर देन दैट ऑफ योर्स। यहां पर भी देन दैट ऑफ योर्स की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई बुक इज चीपर देन योर्स। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? माई बुक इज चीपर देन योर्स, सिर्फ योर्स। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटेंसेस देख लिए जहाँ पर दैट एंड दोस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रीसीडिंग नाउन, जो नाउन पहले आते हैं, उनके रेपिटेशंस को रोकने के लिए। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बेसिक्स बातें हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं किसे हैं, क्या क्या एग्जांपल्स देख लिए। एक और अगर प्रोनाउन को हम देख सकते हैं आज के दिन, तो ज़रूर उसको देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद और हम एक अगर और प्रोनाउन आज की इस वीडियो में, जिसमें कि हमने प्रोनाउन को समझा, उसके काइंड्स 10 टाइप्स को देखा ऊपर ही ऊपर, और हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कंप्लीटली देख लिया। एक और देख लेते हैं रेसिप्रोकल। ये बहुत शॉर्ट में रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें ज़्यादा डिटेल्स होते नहीं हैं, तो उम्मीद करता हूँ इससे भी हम देखते हुए चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 चीज़ें आती हैं, ईच अदर और वन अनदर। एग्जाम्पल के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि the two boys support each other। each का इस्तेमाल 2 के लिए, वन अनदर का इस्तेमाल 2 से ज़्यादा के लिए। for
2 more than 2। सेंटेंस क्या हो गया? द टू बॉयज सपोर्ट ईच अदर। अगर इस सेंटेंस को देखें ना तो इसका मीनिंग कुछ ना कुछ ये बनता है कि द टू बॉयज सपोर्ट ईच सपोर्ट्स द अदर। इसका मतलब ये हो गया कि द टू बॉयज सपोर्ट ईच अदर, दोनों लड़के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि द टू बॉयज सपोर्ट, एक सपोर्ट करता है दूसरे को, ईच सपोर्ट द अदर। अगर नेक्स्ट हम ऐसा देख लें कि दे डिसलाइक वन अनदर, दो से ज्यादा के लिए, तो इसका भी मतलब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है कि दे डिसलाइक्ड वन disliked another, कि दे डिसलाइक्ड ईच अदर। यहाँ पे दे दो से ज़्यादा हैं, ये जो लोग हैं एक दूसरे को नापसंद करते, तो इसका मतलब ऐसे आता है कि दे डिसलाइक्ड, वो लोग नापसंद करते हैं उन जो दो से ज़्यादा हैं, उन दोनों में, दो से ज़्यादा लोगों में से हर एक बंदा वो दूसरे तीसरे को नापसंद करता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड हो गए ईच और ये वन, इसका इस्तेमाल अकेले भी हो सकता है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। जब हम ये ईच और वन का इस्तेमाल, हम इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं और होता भी है एज सब्जेक्ट्स। किसका? ईच और वन। इसको हम अगर अलग कर ले, ईच का इस्तेमाल और वन का इस्तेमाल एज ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पे होता है, बट ये जो अदर है और अनदर जो है, और ये जो अदर हो गया और इसका एक जो दूसरा पार्ट है अनदर, इसका इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स की तरह होता है। और ये जब कंबाइन हो जाते हैं, जब ये कंबाइन हो जाते हैं, जब इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, बट जब हम इसको जब हम कहते हैं ईच अदर, द सेंटेंस इज ईच अदर, तो ये ईच अदर और वन अनदर जो है ये हो गया कंपाउंड प्रोनाउन हो गया है, कंपाउंड हो गया प्रोनाउन, दो से ज़्यादा, दो हो गए इसलिए ये हो गया कंपाउंड प्रोनाउन। तो यहाँ पर ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए सेंटेंसेस हमने देख लिया। द टू बॉयज़ सपोर्ट ईच अदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकला कि द टू बॉयज़ सपोर्ट ईच सपोर्ट्स द अदर। और ये जो सेंटेंस है दे डिसलाइक्ड वन अनदर, दे डिसलाइक्ड वन डिसलाइक्ड अनदर, और यहाँ पे ईच और वन जो है इसका अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, और इसका अदर अनदर इसका इस्तेमाल हम अलग अलग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा, सब्जेक्ट्स नहीं होगा। और ये जो ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ये कंपाउंड प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर एक बात और ज़रूर है कि ये पहले होता था कि जो है जो वन टाइम रूल है ये आ गया, इसी में और दो बातें उसके साथ आज का ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म, दो हम लोगों ने देख लिया, फॉर टुडे इज इनफ। इसमें एक बात है कि जो वन टाइम रूल जो है ना, ये जो वन टाइम रूल है, वन टाइम रूल जो है कि ईच अदर जो होगा इज यूज्ड इन स्पीकिंग फॉर टू, ईच अदर का इस्तेमाल जो दो के लिए होता है, और एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ये जो चीज़ है ना अभी, नो लॉन्गर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, इसका इस्तेमाल अब ज़रूरी नहीं है कि ईच अदर का इस्तेमाल दो ही के लिए हो, ये अब उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली यूज़ नहीं होता है। दो ईच अदर का इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, जैसे द ब्रदर्स
praise, the brothers praise each other। और यहाँ पे brothers का मतलब the three brothers, the four brothers, ये जो भी कह लें, मतलब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि यहाँ पे ब्रदर्स की संख्या 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, उसके बाद भी हम ईच अदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि हमने ये देखा कि 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर है, मतलब वो रूल अब उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं है। अब ये जो है ये इस्तेमाल जो है ना, इट इज़ एक्सेप्टेड कि द 3 brothers और 4 brothers praise each other, ये एक्सेप्टेड, ये अभी जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है एज इडियोमैटिक, ये एक्सेप्टेड है, ये दिस इज एक्सेप्टेड कि ईच अदर का इस्तेमाल 2 से ज़्यादा के तौर पे भी हो सकता है। तो ये रहा, आज हम लोगों ने प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन के टाइप्स देखे, और उन 10 प्रोनाउन के टाइप्स में से 2 प्रोनाउन को हमने डिटेल्स में आकर देखा। वो रहा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और अगले दिन के वीडियोस में कुछ और प्रोनाउंस की बारीकियां, उसकी डिटेल्स और उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या अहमियत रहता है, उसको ज़रूर देखेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।